आपने जीबी रोड, रेड लाइट एरिया या वेश्यावृत्ति इन सब के बारे में तो बहुत ज़्यादा सुना होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इनके बारे में देखा भी होगा। आए दिन अखबारों में, टीवी पर, सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ कहानी कहीं न कहीं कुछ न कुछ आता रहता है। आज हमारे साथ हैं पल्लवी घोष, जो कि आसाम की रहने वाली हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। पढ़ाई के दौरान ही उनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट होता है, यहीं से वो एक बच्ची की ज़िंदगी को बचाने का जब संकल्प लेती हैं, तो फिर उस बच्ची के साथ साथ एक दो नहीं 10,000 से ज़्यादा लड़कियों को वो बचाती हैं। सबसे पहले मैम तो आपका स्वागत है, आप उस्मान सैफ़ी सफ़र के साथ जुड़ी हैं, उन हमसे बात करने के लिए तैयार हो गई हैं। थैंक यू सो मच, आपने बुलाया वही बहुत बड़ी बात है। मैम, आपकी ज़िंदगी में भी जब 10,000 लड़कियां हैं तो समझ लीजिए 10,000 कहानियां आपके पास हैं। अब 10,000 कहानियां एक साथ तो पूरी हो नहीं सकती, लेकिन हम चाहेंगे कि कोई ऐसी कहानी जो आपके मन को छूने वाली कहानी हो, आपको लगे कि हाँ यार ये कुछ स्पेशल था, कुछ अलग था। देखिए, ऐसे तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, पता नहीं किसको बोलूँ। हर कहानी अपने में अलग ही कहानी है। मैं एक कहानी का मेंशन करूँगी, क्योंकि क्या होता है जनरली जब हम कोठे में जाते हैं और लड़कियों को रेस्क्यू करते हैं। देखिए, बहुत सारी लड़कियों को, लड़कों को मैंने कोठे से नहीं, अलग अलग जगह से भी रेस्क्यू किया है। जैसे होम बेस्ड प्रोस्टिट्यूशन हो गया, या फिर घर हो गया, या फिर फैक्ट्रीज हो गई। बट हर किसी के साथ शोषण तो हुआ है। एक कहानी मैं मेंशन करूँगी। तो दिल्ली की एक लड़की थी जिसको ढूंढने के लिए हम गए थे। 2 साल से हम लड़की को ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रही थी। फाइनली हमें पता लगा कि वो मेरठ में है। तो हम मेरठ में जाके लड़की को ढूंढे। लड़की को पहले तो मैं पहचान नहीं पाई। मुझे लगा ये लड़की ऐसी कैसे है, लेकिन क्योंकि लड़की दिखने में बहुत बड़ी हो गई थी। उसको, वो ड्रग्स लेती थी, वो दारू पीती थी, सब कुछ करती थी वो। और दारू भी वो मुझे, उसने, उस बच्ची को जब मैंने रेस्क्यू किया तो वो मुझे बोली कि मैं दिन में 2 बॉटल रॉयल स्टॉक पी जाती हूँ। अच्छा। ऐसा बोला उसने। तो फिर मैंने बोला क्यों? बोलते हैं कि इतने लोगों के साथ मतलब सोना पड़ता है, तो अगर मैं अपने नॉर्मल कंडीशन में रहूँ तो मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, तो मैं तो ये मुझे पीना पड़ता है। तो उसके बाद मैं मैडम, मतलब जब निकल रही थी तो मैडम, उस पे कोटे की मैडम बहुत शॉर्ट थी। मुझे लग रहा था वो नेपाल से है। फिर मैंने मैंने पता नहीं क्यों मैंने उससे बात किया। तो मैंने बोला आप क्यों ये सब कराते हो? फिर बोलती है नहीं नहीं, मैं तो नहीं कराती दीदी, ये तो पहले कहीं और थी, फिर मेरे पास आई। जब ये मेरे पास आई तो ये बोल रही है इसको खुद से करना है, मैंने तो इसको मारा पीटा नहीं। फिर मैंने लड़की को भी पूछा, लड़की ने भी बोला नहीं, ये वाली मैडम ने मारा पीटा नहीं। फिर मैंने उसको बोला फिर भी आप रखते क्यों, ये तो इलीगल चीज़ है। फिर वो मुझे बोलने लगी कि दीदी आपको पता है। तो उनको मैं थाने ले गई, लोकल पुलिस स्टेशन में, मेरठ में। तो मुझे बोल रहे आप मुझे डांट रहे हो, आप मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हो, आपको मेरी कहानी सुननी है? मैंने बोला आपकी क्या कहानी है? बोल रही है मैं तो अभी मैडम हुआ, लोग तो मुझे बोलते हैं मैं लड़कियों को रख के धंधा करवाती हूँ। मैंने ये कैसे शुरू किया आपको पता है? मैंने बोला मुझे कैसे पता होगा? तो बोलती है मैं जब 14 साल की थी, ये मैडम बोल रही है, लड़की की मैडम, कि मैं जब 14 साल की थी तो नेपाल में थी, गरीब थी, भाई बहन बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा घर में आर्थिक अवस्था ख़राब था। मेरे को ना एक लड़के से प्यार हो गया था, और मेरे को लड़के से प्यार हो गया था, लड़का मुझे ले आया दिल्ली। मैं जब दिल्ली आई तब मैं फुल प्रेग्नेंट थी। तो उसने बताया नहीं कि वो प्यार जो हुआ था वो मिले कैसे थे, कैसे बातचीत हाँ, का सिलसिला? वो बोली कि वो उस लड़के से, मतलब ऐसे गांव में थी तब तो फ़ोन वोन नहीं था। वो बोल रही थी गांव में मेला में गई थी, मेला में उसको एक बंदा मिल गया, फिर उसने उसका पीछा किया, फिर उसने उससे बात करना शुरू किया, फिर वो लोग मिलने लगे, फिर वो बोलने लगा कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छा करूंगा। अब ये थी अनपढ़, ये ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। अब आपको पता होगा हमारे भारत में हर लड़की को, स्पेशली गाँव में जो है, जो गरीब लड़की है, उनको ये क्या बोलते हैं, एक झांसा दिया जाता है कि चलो आप दिल्ली चलो, चलो आप बॉम्बे चलो, आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। इस चक्कर में ही वो इस लड़के से बात करना शुरू की। उसको लगा कि ये लड़के के साथ चलो मैं कहीं चली जाऊंगी तो मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, बस। तो उसने ये लड़के के साथ, तो वो प्रेग्नेंट भी हो गई, लड़के के साथ आ गई, और लड़के ने उसको दिल्ली में कश्मीरी गेट में छोड़ दिया। वो पूरा 9 महीना प्रेग्नेंट है, उसको लड़के ने छोड़ दिया, और वो, उसकी हालत इतनी ख़राब है कि उसका बच्चा कभी भी हो जाएगा। वो वहाँ पे खड़े होकर रोने लगी, आसपास देखने लगी कि क्या होगा, कहाँ कहाँ से मदद मिलेगा। नेपाल की है, उसको इतना कुछ पता नहीं। आप सोचिए कितने साल पुरानी कहानी है। जब मैं उनको मिली थी, उनका बच्चा तब वेलम्स में पढ़ता था, इतने बड़े स्कूल में पढ़ता था, उन्होंने मुझे बोला, मुझे नहीं पता। तो तब उनका बेटा शायद 8-9वीं में पढ़ा था, और ये इंसिडेंट है 16 का, सन 2016 का। 2016 का। तब उसका बेटा अगर स्कूल में पढ़ता है, उसके तब तो एटलीस्ट वो 30 साल की होगी। हाँ। सोचिए उसके और 15 साल माइनस कर 15 साल माइनस कर लीजिए। तो जो भी है, तो वो खड़ी रही। एक बंदा आया, बोला ठीक है मैं तुम्हारा डिलीवरी करा दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। इसने सोचा डिलीवरी कराना पड़ेगा मतलब क्या,
ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमें डिलीवरी करना पड़ेगा, मतलब कुछ घर का काम करना पड़ेगा। ये मान गई, बच्चा डिलीवर हो गया, फिर उस बंदे ने इससे बोला कि तुमको धंधा करना पड़ेगा। अच्छा। अब ये क्या करे, छोटा बच्चे को लेके कहाँ जाए? दिल्ली में इलीगल सिटीजन है, इंडिया की नागरिक नहीं है वो। फिर जैसे हुआ, इसने अपना वो धंधा शुरू किया। 6 साल इसने दिल्ली में रही, धंधा किया। दिल्ली में जीबी रोड पर। जीबी रोड पे धंधा किया, जो इसने मुझे बोला। इसकी खुद की आप बीती है। फिर ये बॉम्बे चली गई, पुणे चली गई, फाइनली इसने ये मेरठ शिफ्ट हो गई। वहीं से उसका खुद का शुरू किया इसने, मेरठ में रहने लगी, खुद ही शुरू किया इसने। उसका बेटा था या बेटी थी वो? उसकी कौन, जो उस कॉलेज में स्कूल में पढ़ता था? हाँ। वो उसका बेटा था, लेकिन उसने मुझे एक ही रिक्वेस्ट किया था कि आप मेरे बेटे को और बेटी को ये मत बताना कि मैं धंधा करती हूँ। अच्छा अच्छा। ये रिक्वेस्ट किया था। मुझे इतना भी याद है, जब उनको हम लोग थाने में ले गए तो उनकी बेटी आई हुई थी। बेटी शायद 8वीं में पढ़ती होगी, लंबी सी थी लड़की। लेकिन हमने बेटी को नहीं बताया, किसी और केस में आई है बोला, क्योंकि हम कैसे बताते बेटी को, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था वो खुद ही इतनी पीड़िता है। उसकी कहानी, उसकी स्टोरी सुन के मुझे सच में मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आने लगा कि इतनी जो मैडम बैठी हुई है, जो लड़कियों से वेश्यावृत्ति कराती है, धंधा कराती है, उनकी खुद की लाइफ की कहानियाँ कैसी होंगी? कम से कम, क्योंकि मैं जिनसे भी मिली हूँ, हम लोग को पता है कि वेश्यावृत्ति लोग बोलते हैं मन से करते हैं, सेक्स वर्क बाय चॉइस है, लेकिन मैं जिस भी औरत से मिली हूँ, हर किसी ने मुझे बोला जो पहली बार होता है वो तो ज़बरदस्ती होता है, भले ही उसके बाद वो खुद मन से करे। ये मैं जिनसे मिली हूँ, मैं बाकियों का नहीं कह सकती। एक चीज़ है जो मैं देख रहा हूँ, मैंने आपके कई इंटरव्यू देखे हैं कि आप लंबे समय से लड़कियों को इस धंधे से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी आप इस दलदल में मतलब धंसने वाली हों, या आप कभी ऐसे चारों तरफ से घिर गई हैं, या किसी ने आपको किडनैप करने की कोशिश की है, कभी ऐसा रहा हो? एक बार तो मुझे याद है, मैं जिंद वाले गांव में गई थी, एक औरत को हरियाणा प्रदेश। हाँ, उस एक औरत को रेस्क्यू करने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, गांव में हमेशा गाड़ी को ट्रेड में उल्टा करके रखते हैं, ताकि जैसे ही लड़की को निकाले फिर हमको भागना है उधर से, थाना पहुंचना है। हाँ, एक बार हुआ था, बहुत सारे लोग आ गए थे मेरे साथ, मेरे इर्द गिर्द, मतलब मुझे वो क्या बोलते हैं, क्या उसको कावड़ी कर लिया था। लेकिन नहीं, मैं नहीं कह सकती वो मुझे वो मुझे नहीं, वो मुझे कुछ नहीं कर रहे थे। उनका कहना था वो लड़की को जाने नहीं देंगे। तो बड़े मुश्किल से निकले, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। मतलब क्योंकि सिचुएशन भी डिपेंड करता है ना, आप कैसे काम करते हो, आपका बॉडी लैंग्वेज भी बहुत मैटर करता है। आधे टाइम तो ज़्यादा लोग मुझे सोचते थे कि मैं पुलिस से हूँ, क्योंकि मेरा बॉडी लैंग्वेज इतना टफ होता था कि उनको लगता ही नहीं था कि मैं पुलिस में नहीं हूँ। अच्छा, जैसे क्या अब कभी जीबी रोड पे या किसी ऐसे, जो देश का सबसे फेमस ये रेड लाइट एरिया है, कौन सा है जिससे इसके बारे में बात करें तो? देखिए, देश का फेमस नहीं बोल सकती, सबसे ज़्यादा फेमस तो रेड लाइट हमारे जो पश्चिम बंगाल में उसका है, सोनागाछी। सोनागाछी। वो एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया माना जाता है। 65,000 सेक्स वर्कर्स रहती है उधर। बाकी तो हर जगह में रेड लाइट एरिया है। दिल्ली में जीबी रोड है, मेरठ में कबाड़ी बाजार है, नागपुर में गंगा जमुना है, इलाहाबाद में मीरगंज है। अब कहाँ जाएंगे, सिलीगुड़ी में खालपाड़ा है। ऐसे हर जगह में रेड लाइट एरिया है। आधे से ज़्यादा लोगों को रेड लाइट एरिया के बारे में पता ही नहीं, पर रेड लाइट एरिया हर जगह पे है। बॉम्बे का रेड लाइट एरिया बहुत फेमस है, आपने मूवी देखी होगी गंगूबाई कठियावाड़ी, वो कमाटीपुरा का। तो हाँ, आपने वहाँ पे भी देखा होगा कि वो प्यार में पढ़ के आई। तो ये सबसे बड़ा एक कॉमन मैटर है, प्यार में पढ़ना। प्यार एक ऐसा अस्त्र होता है ना, ये जो भी इनको लाता है वो प्यार में पढ़वा के ही लाता है अगले इंसान को। तो पल्लवी जोशी जी के साथ हमने एक कहानी शेयर की, जो एक लड़की होती है, उसे प्यार का झांसा देकर उसको किस तरह से दिल्ली लाया जाता है, दिल्ली से उसको फिर अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर रखा जाता है। यहाँ से फिर सीधा वो मेरठ पहुँचती है। मेरठ में वो सेक्स वर्कर के रूप में काम करती थी, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो खुद कोठे की मालिक बन जाती है, और मालिक जो बन जाती है, उसको जो बच्चा हुआ था जिसकी वजह से वो फंस गई थी कश्मीरी गेट पर, तो फिर वो बच्चा देश की जाने माने ऐसे स्कूल में पढ़ता है जहाँ पर बॉलीवुड कह सकते हैं कि बड़े बड़े राजनेताओं के बच्चे पढ़ते हैं। तो ये वाकई अपना आप में एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। और भी कई कहानियाँ हैं, पल्लवी जोशी जी से हम बात करेंगे और वो लेके आएंगे। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।